हेलो माय स्टूडेंट, आज पुनः मैं ब्रजभूषण अवस्थी कॉमर्स विद बीबी अवस्थी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पीछे लेक्चर्स में मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पर चर्चा कर रहा था, जिसमें लगभग जितने भी प्रोविजंस आने चाहिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनका सबका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के आप तक पहुंचाया हूं। यदि उनमें कहीं पर कन्फ्यूज़न हो, किसी भी प्रॉब्लम में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो उसे हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसमें मदद करता रहूँगा। आज से मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स से हट करके मैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरफ चलूँगा। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की तरफ चलूँगा। आप देखिए, रिटायरमेंट का एक साझेदारी व्यवसाय में कुछ लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो लंबे समय तक काम करते रह सकते हैं, लेकिन उसका कोई पार्टनर उससे विड्रॉ भी कर सकता है या किसी की कैजुअल डेथ हो जाती है। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में उसे पार्टनरशिप छोड़नी होगी, खत्म ही हो गया। जब जो ग्रुप था, जिस ग्रुप को मिलाकर के साझेदारी चल रही थी, उसमें यदि एक पार्टनर की डेथ हो जाए या पार्टनरशिप से वो अलग हो जाए तो वो समझौता तो खत्म हो गया। तो निश्चित तौर से अब नए समझौते की जरूरत होगी, तभी फर्म कंटिन्यू हो पाएगी। जब शेष व्यवसायी, शेष साझेदार उस फर्म को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो अब नई साझेदारी का जन्म होगा। तो जब वो रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी तो उस समय क्या बातें आती हैं, यहाँ पर देखें। जो अंडर सेक्शन 32(1) ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया, क्या कहा गया देखिए। अन्य सभी साझेदारों की सहमति से एक साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति से अवकाश ले सकता है। ठीक है, दूसरा आता है साझेदारों के मध्य हुए समझौते के अनुसार, यदि कोई ऐसा समझौता रहा है, साझेदारों के मध्य समझौते के अनुसार। ठीक है, तीसरा बोला गया कि लिखित सूचना, ऐच्छिक साझेदारी में लिखित सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। ठीक है ना, ऐच्छिक साझेदारी में लिखित सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर कहने के इन सब तीनों की एक ही तत्व है कि उसमें से एक साझेदार जा रहा है, वो कारण कोई भी हो सकता है, रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो गई है। अब वहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे एडजस्ट करेगा जब शेष पार्टनर अपनी फर्म को चलाते रहना चाहते हैं। ठीक है, तो जाने वाले गोइंग पार्टनर्स ने कुछ समय तक तो फर्म में व्यवसाय किया ही है, कार्य किया ही है, तो उसके अनुदान का उसे कुछ प्रतिफल दिया जाएगा, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट होगा। ठीक है ना, तो क्या क्या चीज़ें एडजस्टमेंट होगा देखिए। अब ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर
क्या ट्रीटमेंट होगा? एक तो पहले नंबर पर नया लाभ विभाजन अनुपात और गेनिंग रेशियो की गणना होगी, कैलकुलेशन होगा। दूसरे पर क्या आएगा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसने व्यवसाय में कंट्रीब्यूशन दिया है, कार्य किया है, तो निश्चित तौर से उसका कोई ना कोई उसमें सहयोग रहा है। ऐसे सहयोग से व्यवसाय आगे बढ़ा है तो उसका भी तो कोई ना कोई ख्याति रही है। तो उस समय, जिस समय वो रिटायर हो रहा है, उस समय उस फर्म के गुडविल का कैलकुलेशन होगा, राइट, वैल्यूएशन होगा, और उसमें जो उसका शेयर बनेगा वो उसको पाने का हक रखता है। ठीक है ना। तीसरा होता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities। ठीक है, assets and liabilities का उस तिथि को रिवैल्यूएशन होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन किया जाएगा, उसका प्रॉफिट लॉस में जो उसका शेयर बनेगा वो उस रिटायरिंग पार्टनर को या डिजीज्ड पार्टनर को दे दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा स्टेप आता है कि जिस तिथि को रिटायर हो रहा है तो बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, तो वो उसके टेन्योर पीरियड में जनरेट हुए हैं, तो डेफिनेटली उस पर भी उसका अधिकार है, तो उसका शेयर भी मिलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profits or loss। ठीक है, accumulated profits or loss में का डिस्ट्रीब्यूशन साझेदारों के मध्य उस तिथि में हो जाएगा। फिर अब एक ये भी बात हो सकती है कि वो व्यक्ति जो रिटायर हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि 31 मार्च या 31 दिसंबर को हो रहा हो, वर्ष के मध्य में हो सकता है। जो वर्ष के मध्य में हो सकता है तो उस तिथि तक प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन किया जाएगा और उस प्रॉफिट के पार्ट का भी उसे बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? एज सर्टेन द प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। एज सर्टेन प्रॉफिट और लॉस एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट की तिथि तक प्रॉफिट और लॉस देखा जाएगा उस तिथि पर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ रिक्वायर्ड, यदि प्रॉफिट कैपिटल का एडजस्टमेंट करना हो तो वो भी वहाँ उस तिथि पर हो। स्टेटमेंट ऑफ, आगे आता है सेटलमेंट ऑफ पेमेंट। सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर। ठीक है ना, उस पार्टनर को देय धनराशि का पेमेंट कैसे होगा। ठीक है, ये इतने सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, अब हम इनमें एक एक पर चर्चा करेंगे। जैसे हम चलते हैं नया लाभ विभाजन अनुपात और गेनिंग रेशियो। ध्यान दीजिएगा कि जब कोई पार्टनर, जैसे सपोज करिए
कि ये 3 पार्टनर्स थे पहले से, 3 पार्टनर में अब मिस्टर ये जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से अब रह गए 2। ठीक है, तो पहले हम कहते हैं कि ये तीनों पार्टनर ये प्रॉफिट का था, तो ये तीनों पार्टनर ये प्रॉफिट गेन कर रहे थे। एक बटे तीन यानी कि 1/3 ले रहे थे तीनों। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जब ये चला जाता है तो निश्चित अब जो प्रॉफिट होगा वो इन 2 के मध्य में बटेगा। तो जहां इनको 1/3, यदि हम कुछ ना चेंज करें तब ये डेफिनेटली ये आधे आधे पर हकदार हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 50% यानी कि 1/2 के हकदार बन जाएंगे। तो ये 1/2 के हकदार बन जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये चला गया, इसको जो प्रॉफिट मिल रहा था अब वो प्रॉफिट भी इन्हीं 2 के मध्य डिस्ट्रीब्यूट होगा। आशय कि इनको अब पहले की तुलना में अधिक प्रॉफिट मिलने लगा, यानी कि इन्हें लाभ मिला है प्रॉफिट वितरण में, अंश का लाभ हुआ, शेयर बढ़ गया, पहले 1/3 था अब 1/2 हो गया। ठीक है ना, तो ये पहले ओल्ड रेशियो था, अब ये न्यू रेशियो हो गया। ओके, तो अब निश्चित तौर से ये इसका भी कैलकुलेशन आपको एट द रिटायरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे। लाभ विभाजन अनुपात की गणना, यानी कि न्यू रेशियो की अब कैलकुलेशन किया जाएगा। इसमें कंडीशंस को हम जरा सा ध्यान दे लें। पहली कंडीशन आती है कि प्रश्न में कुछ स्पष्ट न किया गया हो, मतलब कुछ न कहा गया हो कि कोई पार्टनर जा रहा है, उसके अंश को इन पार्टनर्स के मध्य में किस रेशियो में ये लोग प्राप्त करेंगे, क्रय करेंगे, कोई सूचना प्रोवाइड नहीं की गई है। ऐसे स्थिति में हम ये मानते हैं कि जैसे सपोज करिए कि ABC 3-2-1 का अनुपात ले रहे थे, मिस्टर C चले जाते हैं। ठीक है, और कोई सूचना नहीं दी है कि मिस्टर ABC के पार्ट को किस अनुपात में लेंगे। ओके, ऐसी स्थिति में ये ओल्ड रेशियो था, अब न्यू रेशियो जो होगा तो A और B का वही पुराना 3 और 2 ये हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? जब किसी भी प्रकार के नए रेशियो के संदर्भ में सूचना न दी जाए। ठीक, नंबर बी पर हम चर्चा करते हैं। बी में आता है रिटायरिंग पार्टनर का भाग से साझेदारों द्वारा क्रय करना। रिटायरिंग पार्टनर्स के भाग को पुराने साझेदारों द्वारा क्रय करना। ठीक है, मान ले हम एक क्वेश्चन को लेते हैं। माना ABC पार्टनर हैं और 3:2:1। ठीक है, C जा रहा है, C जो है रिटायर हो रहा है और इसके भाग को A और B 2:1
या 1/2 व 1/2 लेते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए A receives from C, क्या हुआ, यहां कितना था 1/6 है ना, 1/6 का 1/2 यानी कि 1/12। ठीक है, ये 1/12 किससे ले रहा है, किससे मिल रहा है, C से। तो अब A का रेशियो क्या हुआ, A इज न्यू रेशियो, तो इनका पहले था 3/6, तो 3/6 प्लस 1/12, ठीक है, 2 × 2 6 and 7 7/12, ठीक है ना। ये बन गया A का न्यू रेशियो। B receives from C कितना 1/6 × 1/2 यानी कि 1/12, तो B इज न्यू रेशियो ओल्ड कितना था 2/6 है ना, तो 2/6 प्लस 1/12, तो 6 2 2 2, तो 2 दूना 4 1 5, तो ये रेशियो इनका बना। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 7/12 5/12, R इसको ऐसे लिख सकते हैं 7:5। ठीक है, एक तो ये बन गया। अब इधर देखें, इसको मिटा देते हैं, देखें कि इसमें एक तो ये था कि यहां पर पुराने साझेदारों द्वारा क्रय किया गया। तीसरा स्टेप सी में आएगा कि कोई से एक ने क्रय कर लिया, ये कोई जरूरी थोड़ी कि रिमेनिंग सारे पार्टनर्स उसके अंश को क्रय कर लें, है ना। तो यहां पर किसी एक साझेदार द्वारा क्रय करने पर, है ना। तो अब इसी को हम एग्जांपल ले लें, जैसे ABC, तो कितना है 3:2:1, ठीक है ना। और C रिटायर हो रहा है और इसके भाग को मिस्टर B, हम कहते हैं मिस्टर A या B कोई ले रहे हैं। जो रिटायरिंग पार्टनर है C, यानी कि C का रेशियो कितना 1/6, इसे A के द्वारा क्रय किया गया, ठीक है। अब इसमें स्पष्ट जान लें कि जब A के द्वारा लिया गया तो A का जो रेशियो 1/6 था उसी में जाकर के 1/6 ऐड हो जाएगा 3/6 में, ठीक है ना। तो A इज न्यू रेशियो 3/6 प्लस 1/6 यानी कि 4/6, राइट। अब B का तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, 2/6 ही रहेगा, तो 2/6, तो न्यू रेशियो क्या बन गया 4/6 is to 2/6, or 4:2 या 2:1, ठीक है। क्लियर, इतना स्पष्ट होता है। इतनी टर्म्स आ सकते हैं जिसमें आपको न्यू रेशियो बनाने में
बनाने के लिए इतना एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। ये यहीं पर 1 में ही गेनिंग रेशियो। ठीक है ना, तो हम जरा गेनिंग पर बात करते हैं। गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो क्या है? क्योंकि जब एक पार्टनर जाएगा तो उसके भाग को भी अब जितने शेष साझेदार रह जाएंगे वो बांटेंगे, तो डेफिनेटली कि पहले की तुलना में अब अधिक प्रॉफिट मिलेगा। तो जितना अधिक प्रॉफिट मिलेगा वो उनको गेन हुआ। अब वो किस अनुपात में मिला उसी को गेनिंग रेशियो कहते हैं। बात समझ में आती है कि जो प्रॉफिट मैंने अभी पीछे भी कहा कि यदि वो इस रेशियो में थे, है ना, अब मिस्टर ये चले गए तो अब ये 1/3 की जगह पर पहले 1/3 पा रहे थे, आगे अब 1/2 पाने लगे, तो निश्चित तौर से पहले की तुलना में अधिक हो गया। तो यदि ये 1/2 हो गया तो बराबर हो गया। अब ये जरूरी थोड़ी कि बराबर हो, वो वही मैंने कहा कि यहाँ पर अनुपात जैसे बदला कि उस किस अनुपात में ले रहे तो निश्चित तौर से उनका अनुपात बदल जाएगा। यहाँ पर भी एक ने उनके परचेज कर लिया तब भी नया अनुपात बदल जाएगा। ठीक है ना, तो गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो डिफरेंस आएगा उसको हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। ओके, उसी अनुपात में वो उनको मिल रहा है। ओके, अब जरा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको क्लियर कर लें। कोई ले लेते हैं, कि यहां पर दिया गया ए बी सी का अनुपात है 2/6, 1/2 एंड 1/6। ठीक है ना, इसमें कौन रिटायर हो रहा है? ए रिटायर हो रहा है, ए रिटायर, ये रिटायर हो गए, मतलब ये। अब यहाँ पर देखिए इसको रेशियो, पहले ये इसी को सही कर लीजिए। क्या है? ये डिनोमिनेटर बराबर कर लीजिए 3, तो ये हो गया 2/6, 3/6, 1/6। दिस मीन्स 2, 3, 1। ये ओल्ड रेशियो हुआ। न्यू रेशियो दिया हुआ है, बचा कौन? बी और सी, यानी कि बी सी में रेशियो दिया गया है 13:5। ठीक, अब हमको गेनिंग रेशियो निकालना है। तो देखिए न्यू रेशियो ए बी सी, ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने उसमें बताया था एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय, वहाँ सेक्रीफाइस रेशियो निकल रहा था। तो वहाँ जब सेक्रीफाइस निकलता तो ओल्ड माइनस न्यू होता है, सेक्रीफाइस में ओल्ड माइनस न्यू। और जब हम गेनिंग निकालते हैं तो न्यू माइनस ओल्ड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पहले वो ज़्यादा पा रहे थे, जब इन हो गया तो कम पाने लगे, तो वहाँ सेक्रीफाइस रेशियो निकालना हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, एक पहले कम पा रहे थे, अब एक चला गया, तो अब निश्चित तौर से सारे पार्टनर्स तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पाएंगे, तो वहाँ उनको गेन हो रहा है, तो गेनिंग रेशियो निकलेगा। राइट, तो अब यहाँ न्यू रेशियो क्या है? 13, ये तो चले गए, 13:5, कितना हुआ? 18 टोटल। ओल्ड रेशियो क्या था? 2, 3, 1, 2, 3, 1। राइट, कितना बनता है टोटल? 3, 1, 4, 2, 6, है ना। अब देखिए यहाँ पर 6 इसको बराबर कर लीजिए,
तो इसको 6 × 18, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ठीक है ना। तो ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 3, ठीक है। तो अब यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ पर इससे घट रहा है, माइनस कर दीजिए, 9 4 13, ठीक है। और यहाँ 2, तो ये 2:4:2, ठीक है ना, 4:2, या इसी को कहिए 2:1। ये गेनिंग रेशियो निकला। कैसे? न्यू रेशियो में से हमने ओल्ड रेशियो को सब्सट्रैक्ट कर दिया, राइट। कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये, इसकी प्रैक्टिस उधर आप किए होंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में। फर्क बस इतना है कि वहाँ ओल्ड पहले था, यहाँ न्यू पहले है। पैटर्न एक ही है कि यहाँ इसको हम टोटल्स को बराबर कर लें, देन हम माइनस कर लें, ठीक है। यहाँ यदि ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस होता देन गेन निकलेगा, यदि नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस हो तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये वहाँ भी था, ठीक है, क्लियर। तो ये इतनी सी बात क्लियर हो जाती है और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसके वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में उपलब्ध होंगे, उनके रेशियो पर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, क्योंकि ये आवश्यक है, हर क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, इसमें मिसिंग ना हो, गलतियां ना हो, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। कहीं पर कन्फ्यूजन होता है हमें आप कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। इसके बाद में आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैं अगले लेक्चर में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रिवैल्यूएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि यहाँ तक जितना मैंने बताया आप तक पहुँचा होगा। अगला ट्रीटमेंट आप तक मैं पहुँचा सकूँ, वीडियो पहुँचा सकूँ, इसके लिए संबंधित वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक कर लें हमको प्रमोट करने के लिए। ओके, थैंक यू।